हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। दोस्तों इस सेशन में हम झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वन लाइनर्स के फॉर्म में और कुछ प्रश्नों को व्याख्या के साथ। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा इस सेशन के बीच में, जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और सेशन के अंत में ट्रेडिशनल जीके के कुछ प्रश्न होंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और हर दिन जैसे शुरू करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए प्रश्न को, तो आज भी देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को और आज देखेंगे उसके उत्तर और व्याख्या को। लास्ट वीडियो का प्रश्न था, झारखंड सरकार ने हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए 4,50,000 रुपये, ऑप्शन बी 5 लाख रुपये, ऑप्शन सी 5,50,000 रुपये, तो ऑप्शन डी 6.5 लाख रुपये। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 6.5 लाख रुपये हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत यह होगा मुआवजा राशि जो झारखंड सरकार देगी। आइए इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाथियों के उत्पात से अगर जान माल की क्षति होती है तो मुआवजा राशि राज्य सरकार ने अब बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में हाथियों के उत्पात से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मिलते हैं और यह राशि बढ़ाकर अब 6.5 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 40,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नया निदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए MN अग्रवाल, ऑप्शन बी PM प्रसाद, ऑप्शन सी RR सिंह अथवा ऑप्शन डी KL अग्रवाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी RR सिंह को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नया निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि रांची में जो स्थित एयरपोर्ट है, जिसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसके नए डायरेक्टर होंगे RR सिंह। आपको बता दें कि RR सिंह वर्तमान निदेशक KL अग्रवाल का स्थान लेंगे। आइए जानते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बारे में। आपको बता दें कि इसकी स्थापना की गई थी 1941 में और रांची एयरपोर्ट को बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। यानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से रांची हवाई अड्डा को जाना जाता है, जो रांची के हिनू में स्थित है। और इस एयरपोर्ट का कोड है दोस्तों IXR। इस कोड से जाना जाता है रांची एयरपोर्ट को। जिस तरह से रेलवे में PNB पटना को या NDLS दिल्ली को कहते हैं, जो कोड होता है, उसी तरह एयरपोर्ट का भी कोड होता है और अधिकतर कोड इसी तरह का होता है, जैसे IXR, IXB इत्यादि। और रांची एयरपोर्ट का जो कोड है वो IXR है। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की खेल निदेशक यानी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं जिन्हें IPS में प्रोन्नति दी गई है। ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी अंशुता लकड़ा, ऑप्शन सी एमिल्डा एक्का अथवा ऑप्शन डी सरोजनी लकड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरोजनी लकड़ा, जो वर्तमान में झारखंड की खेल निदेशक है। उन्हें IPS में प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा झारखंड में कुल 24 लोगों को IPS में प्रमोशन दिया गया है, जिसमें एमिल्डा एक्का और सरोजनी लकड़ा भी शामिल है। और सरोजनी लकड़ा वर्तमान में झारखंड की खेल निदेशक है। इस तरह सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में अब डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सरोजनी लकड़ा और एमिल्डा एक्का, जो कि इंटरनेशनल एथलीट रही हैं, इन्हें IPS में प्रोन्नति दी गई है। सरोजनी लकड़ा और एमिल्डा एक्का दोनों इंटरनेशनल एथलीट रही है और पुलिस डिपार्टमेंट में संयुक्त बिहार के समय इन्हें एंट्री दी गई थी 1986 में स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से।
और कांस्टेबल के तौर पर उन्हें नियुक्ति दी गई थी 1986 में। धीरे धीरे वो प्रमोट होते हो गई और अब आईपीएस में उन्हें प्रमोशन दे दिया गया है। इस दौरान दोनों ने उच्च शिक्षा भी हासिल की थी। आपको बता दें कि सरोजनी लकड़ा और एमेल्डा इक्का 2017 बैच इन दोनों को अलॉट किया गया है। यानी सरोजनी लकड़ा और एमेल्डा इक्का दोनों 2017 बैच आईपीएस के नाम से जानी जाएगी, यानी दोनों को 2017 बैच आईपीएस दिया गया है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं सरोजनी लकड़ा से। आपको बता दें कि सरोजनी लकड़ा का जन्म हुआ था 1967 में 3 सितंबर को रामसेली गांव, जो कि लातेहार जिला में है और गारू प्रखंड में स्थित है। उनके पिता और माता दोनों ही शिक्षक और शिक्षिका थे। उनके बड़े भाई स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश लकड़ा भी इंटरनेशनल एथलीट थे। आपको बता दें कि सरोजनी अपने समय की ऑलराउंडर एथलीट रही थी। दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और हेपेथलॉन में दर्जनों पदक सरोजनी जीत चुकी है। वर्तमान में सरोजनी वायरलेस डिपार्टमेंट में प्रभारी एसपी के रूप में कार्य कर रही है और खेल विभाग में बतौर निदेशक अपनी सेवा दे रही है। आपको बता दें कि एमए में उन्होंने ओलंपिक स्टडीज़ में एमए भी किया है। सरोजनी लकड़ा 2018 में जर्मनी से ओलंपिक स्टडी में एमए की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। दूसरी खिलाड़ी जिन्हें आईपीएस में प्रमोशन दिया गया है वह है एमेल्डा इक्का। आपको बता दें ये भी लातेहार ज़िले की महुआ टांड थाना के चैनपुर की है और एमेल्डा इक्का 400 मीटर दौड़ में कई पदक जीत चुकी है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के रिले रेस में राज्य स्तर पर कई रिकॉर्ड भी एमेल्डा इक्का के नाम है। वहीं वर्तमान में एमेल्डा इक्का एंटी करप्शन ब्यूरो में सेवा दे रही है। दोस्तों, आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, संशोधित झरिया पुनर्वास योजना के तहत वैध मालिकों और अवैध कब्जाधारियों को क्रमशः कितना वर्ग मीटर में बना मकान देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 35 वर्ग मीटर और 30.92 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी 50 और 39.92 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी 60 वर्ग मीटर और 50.92 वर्ग मीटर, अथवा ऑप्शन डी 75 वर्ग मीटर और 39.92 वर्ग मीटर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जो वैध मालिक हैं उन्हें 50 वर्ग मीटर का और जो अवैध कब्जाधारी हैं उन्हें 39.92 वर्ग मीटर का मकान इस संशोधित झरिया पुनर्वास योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा। इस तरह दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी क्रमशः 50 और 39.92 वर्ग मीटर। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित झरिया पुनर्वास योजना को सहमति प्रदान कर दी है और इसमें जो अनुमानित खर्च है वो 6,550 करोड़ रुपए के लगभग है। आपको बता दें कि अब लाभुकों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले ये संख्या कम थी, 50,000 के आसपास थी, अब यह संख्या बढ़कर 1,04,946 हो गई है। संशोधित झरिया पुनर्वास योजना के तहत असुरक्षित क्षेत्र यानी जो अनसेफ एरिया है उसमें उन्हें कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वो जो स्थान है वो 595 स्थान है जहां वैध और अवैध रूप से जो रह रहे हैं वो इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। वैध मालिकों को इस योजना के तहत 50 वर्ग मीटर जबकि अवैध कब्जाधारियों को 39.92 वर्ग मीटर में बना मकान देने का प्रावधान इस पुनर्वास योजना के तहत किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मकान के आकार के अलावा सारी सुविधाएं सबों को समान मिलेगी। शिफ्टिंग कॉस्ट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा संशोधित योजना में किराया के मद में भी 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। पुनर्वास योजना के तहत कुल 33,985 मकानों का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा नए मकानों का निर्माण नहीं किया जाएगा और जो भी सूचीबद्ध लोग हैं उन्हें मकान के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर सभी नागरिकों की
सभी नागरिकों को सुविधाएं मिलेगी, यानी सिविक एमिनिटीज़ होगी, जैसे पेयजल सुविधा, स्कूल, चिकित्सा आदि व्यवस्था इस योजना के तहत दिया जाएगा, जो वैध या अवैध हैं और जिन्हें पुनर्वास किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। और चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा चंद्रयान 3 यान के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी एनएमएल अथवा ऑप्शन डी एचईसी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी एचईसी, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा चंद्रयान 3 यान के लिए लॉन्चिंग पैड के अलावा कई महत्वपूर्ण उपकरण का निर्माण किया गया था रांची में। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एचईसी। आइए इसके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 यान के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण रांची स्थित एचईसी में किया गया। चंद्रयान के साथ ही इसरो के तमाम बड़े उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली जो कंपनी है और जो झारखंड में है वो एचईसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। आपको बता दें कि यह धुर्वा में स्थित है और एक पीएसयू कंपनी है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। और यह एचईसी उद्योग मंत्रालय, हैवी उद्योग है मतलब भारी उद्योग मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अधीन कार्यरत है। इसके ख्याति यानी एचईसी की ख्याति मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ के रूप में की जाती है, यानी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ उपनाम से भी एचईसी को जाना जाता है। एचईसी ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड, टावर, क्रेन के साथ कई उपकरण को तैयार किया है, जिसके कारण एचईसी भी काफ़ी चर्चा में इन दिनों रहा है। एचईसी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1963 में। और एचईसी का पूरा नाम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, जो हटिया रांची के नज़दीक धुर्वा में है। और इसके कुछ यूनिट्स को रूस के द्वारा और कुछ यूनिट्स को चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस तरह कह सकते हैं कि एचईसी रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया एक पीएसयू है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देश या विदेश में विभिन्न कारखानों में छोटी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, कलपुर्जों की आवश्यकता होती है। उन कलपुर्जों और मशीनों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ही एचईसी की स्थापना की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहकर पुकारा था। आपको बता दें कि इस एचईसी में इम्पॉर्टेंट 3 यूनिट्स हैं और यह 3 यूनिट्स फाउंड्री फोर्ज यूनिट है, हैवी मशीन्स टूल्स प्लांट है। इन दोनों को चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था, जबकि हैवी मशीन बिल्डिंग टूल्स, जो कि एचईसी का तीसरा यूनिट्स है, उसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। आज का 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर बनाने की घोषणा हाल ही में की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा अथवा ऑप्शन डी आसाम। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में झारखंड सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है झारखंड सरकार द्वारा। इसलिए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर बनाने की घोषणा की है। झारखंड सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत महाराष्ट्र में मजदूरों के लिए एक भव्य बिल्डिंग बनाया जाएगा, जो झारखंड सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ कुछ पदाधिकारी को भी झारखंड सरकार डिप्लॉय करेगी और वहाँ पे कुछ पदाधिकारी होंगे जो झारखंड के मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स में वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को देखने की। और उस कुछ प्रश्नों की जगह हम 2023 में कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो चर्चा में रही हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सावन का बालेरे सानन पंजय, जो कि एक कविता संग्रह है और इस पुस्तक को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके लेखक हैं कजरी सोरेन। वहीं झारखंड से लद्दाख
यात्रा वृतांत है, इसकी लेखिका हैं रश्मि शर्मा। और डॉक्टर टी के चांद की पुस्तक अल्मुनियम द फ्यूचर मेटल चर्चा में रही थी इन दिनों। झारखंड का आदिमानव अतीत एक भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर कंजीव लोचन। वहीं संजीव शेखर के द्वारा लिखित पुस्तक राइड अबव द क्लाउड्स काफ़ी चर्चा में रहा है। शोधाय झारखंड डॉक्टर फिरदौस जबी द्वारा लिखा गया है। यह एक अबुल कलाम आज़ाद कॉलेज के प्रोफेसर हैं और ये भी काफ़ी चर्चा में था। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, इसके लेखक हैं धनेश्वर राणा, जो झारखंड विधानसभा के एक पदाधिकारी रहे थे। राजनीतिक घेराव अंशुमन भगत के द्वारा लिखा गया है और इसके सहलेखक हैं बालाजी मिश्रा। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रोरी इंडिया के लेखक राहुल रंजन हैं। बिगर एंड बेटर कल्याण कुमार द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से भी इस पुस्तक को यानी बिगर एंड बेटर को सम्मानित किया गया है। वहीं कन्फ्यूज्ड माइंड निवेदिता डांग द्वारा लिखित पुस्तक है और इसे भी एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों कुछ पुस्तक से संबंधित और उनके लेखकों के बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत पहली फिल्म LSG लेट्स गेट मैरिड किस भाषा में बनी फिल्म है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी नागपुरी अथवा ऑप्शन डी तमिल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न है आज का, गंगा नदी झारखंड में कुल कितनी दूरी तय करती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 83 किलोमीटर, ऑप्शन डी 103 किलोमीटर। दोस्तों सब किलोमीटर में है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 83 किलोमीटर। आपको बता दें कि गंगा नदी झारखंड में कुल 83 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां से गंगा होकर गुजरती है। गंगा नदी इस दौरान झारखंड में कुल 83 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिहार के भागलपुर के बाद गंगा झारखंड में साहेबगंज में इंटर करती है और साहेबगंज और राजमहल होते हुए यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो कुल झारखंड में 83 किलोमीटर गंगा दूरी तय करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय यानी कॉलेज कौन है? इसका उत्तर है संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। दोस्तों आपको बता दें कि यह हजारीबाग में स्थित है और इसकी स्थापना 1899 में की गई थी और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था और यह झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज है। दूसरा प्रश्न है, संथाल जनजाति में सांगा बापला क्या है? इसका उत्तर है एक प्रचलित विवाह का प्रकार है। आपको बता दें कि संथाल जनजाति में कई प्रकार के बापला है यानी शादी के प्रकार हैं। इसमें एक प्रकार है सांगा बापला। आपको बता दें कि इस प्रचलित विवाह में विधवा महिला की शादी विधुर पुरुष से कराया जाता है, यानी विधवा महिला और विधुर पुरुष की विवाह को ही सांगा बापला के नाम से संथाल जनजाति में जानते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों झारखंड में एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1940 में, जिसे हम 53वें अधिवेशन के रूप में जानते हैं और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आपको बता दें कि अबुल कलाम आज़ाद इससे पहले 2023 दिल्ली में अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर
1945 तक लगातार ये अध्यक्ष रहे थे। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि इस समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। 1939 से 1945 के दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस दौरान झारखंड का अधिवेशन कहीं पर नहीं आयोजित किया गया था, जिस कारण वह लगातार 1945 तक वह अध्यक्ष रहे थे। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं कांग्रेस के, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 1940 से 45 के बीच। इसका कारण यह था कि इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था। अगला प्रश्न है, लिल्लोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? इसका उत्तर है काली। लिल्लोरी मंदिर दोस्तों आपको बता दें धनबाद के कतरास के नज़दीक में स्थित है, और यह लगभग 800 साल पुराना मंदिर है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी मान्यता भी है इसके साथ जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? इसका उत्तर है डुम्बारी पहाड़ी। दोस्तों डुम्बारी पहाड़ी उलगुलान से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्थान है। आपको बता दें कि यह खूंटी ज़िले में मुरहू प्रखंड में स्थित है, और 9 जनवरी को डुम्बारी पहाड़ी में, यानी 9 जनवरी 1899 को, यानी 1899 जब उलगुलान शुरू हुआ था, उस दौरान 9 जनवरी को अपने सहयोगियों के साथ बिरसा मुंडा यहाँ पर सभा कर रहे थे, और अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी हो गई, और अंग्रेज़ों ने इस डुम्बारी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था, और उसी तरह से गोलियां चलाकर यहाँ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह जालियांवाला बाग कांड में हुआ था। इसलिए डुम्बारी पहाड़ी को जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाया गया था यहाँ पे, इसलिए इसे जालियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष यहाँ पे शहादत दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।